हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 5th की स्टूडेंट के लिए होने वाली है, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के। और आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमारी एनईपी के अंतर्गत आ जाती है, इस पॉलिटिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये कहें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इन्हीं से आप पूरी बुक को कवर कर लेंगे। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं होगी, आप इजीली पास हो जाओगे एंड अपने अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। देखिए, ये जो आपकी बुक है ये है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपके पास ये बुक है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपनी पूरी ही बुक को ईजी वे में कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि देखिए, अब आपके पास इतना तो टाइम होगा नहीं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम में, तो कि आप पूरी बुक को पढ़ पाओ, इजीली आप पास हो जाओगे बिना किसी टेंशन के। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। ओके, देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अब देखिए, पूरी बुक का ही नाम ये है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पता तो होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं। तो अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में आ जाए। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं ये इसी तरीके से बनाए गए हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आप इनका यही आंसर लिख पाएँ। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के परिचय में आप सबसे पहले लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले संबंध, उनके बीच सहयोग, संघर्ष और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी सभी देशों के बीच में जो सहयोग होता है और संघर्ष होता है, इन सभी के अध्ययन करना ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आ जाता है। यह क्षेत्र राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और गैर सरकारी संगठनों के बीच के संबंध को भी शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उद्देश्य विश्व शांति, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना है। यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनका मुद्दा, या ये कहें उन्हें क्यों पढ़ा जाता है, तो उनका जो मुद्दा होता है वो विश्व शांति को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान करना ही होता है। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करते हैं ताकि किसी भी समस्या से समाधान किया जा सके या उस समस्या से निपटा जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या अर्थ होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्तर पर होने वाले संपर्क और उनके आपसी प्रभाव से है। यह संबंध कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून, व्यापार, युद्ध और शांति जैसे विषय पर आधारित होते हैं। यानी ये जो संबंध होते हैं वो हमारे कूटनीतिक हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो सकते हैं, व्यापार हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं एंड शांति के विषय में ये सारे ही हमारे संबंध बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किस तरह से कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो निम्नलिखित विषयों में शामिल होता है, या ये कहें निम्नलिखित विषयों के रूप में हम देख सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं राज्य और उनकी संप्रभुत्वता, यानी राज्य और उनकी संप्रभुत्वता के उस पर देख सकते हैं किस तरह से उनमें यह देखा जाता है कि विभिन्न देश कैसे अपने हितों की रक्षा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कूटनीति। कूटनीति के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं किस तरह से। इसमें आप लिख सकते हैं विभिन्न देशों के बीच वार्ताओं और समझौतों के माध्यम से समस्याओं का समाधान। क्योंकि देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान वार्ताओं और समझौतों के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं युद्ध और शांति। युद्ध के कारण, प्रभाव और समाधान पर अध्ययन हो सकता है। इन सभी के आधार पर भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक शासन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF
की भूमिका भी हम देख सकते हैं, जो कि प्रेजेंट में भी काम करती हैं। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी ही शाखा हमें काम करती हुई दिखाई देती हैं, जो कि सभी देश के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक संबंध, व्यापार, पूंजी प्रवाह और वैश्विक बाजारों के माध्यम से देशों का आपसी जुड़ाव हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए विभिन्न सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं। तो पहला आप देखेंगे यथार्थवाद। हम मानते हैं कि सभी देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, शक्ति की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सभी जो देश हैं वो अपने देश को ही प्राथमिकता देते हैं और जो सभी देश हैं वो शक्ति को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उदारवाद। यह सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को महत्व देते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे संरचनावाद। यह विचारधारा सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक संरचनाओं को महत्व देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आगे हम देखेंगे इसका महत्व कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज के वैश्विक युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आर्थिक असमानताएं और मानवाधिकार उल्लंघन का समाधान खोजने में भी सहायक होते हैं। यानी देखिए ये जो है ये सिर्फ हमारे विश्व स्तर पर शांति और जुड़ाव पैदा नहीं करते, बल्कि ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकवाद हो गया, आर्थिक असमानताएं हो गई और मानव अधिकारों का जो उल्लंघन है, इन सभी जो मुद्दे हैं इनसे भी निपटने में ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या। आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि दुनिया में शांति और स्थिरता कैसे बनाई रखी जा सकती है। यह एक जटिल और गतिशील विषय है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजस्व का समन्वय करता है। यानी ये एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजस्व सभी को एक साथ देख सकते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हम वैश्वीकरण के युग में हैं, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण के लिए हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, तभी तो हम विश्व में व्यापार का आदान प्रदान कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। अगर हमारे संबंध ही किसी से अच्छे नहीं होंगे तो क्या हम किसी के साथ व्यापार कर पाएंगे। तो इसी वजह से हमारे जो संबंध हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे होने चाहिए, इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और यथार्थवाद और आदर्शवाद की तुलना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत के बारे में बताना है, यथार्थवाद और आदर्शवाद की जो ये दृष्टिकोण है इनकी आपको तुलना करनी है। तो मेनली आपको इस क्वेश्चन में इन सभी की तुलना करनी है। तो किस तरह से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत, यथार्थवाद और आदर्शवाद की तुलना किस तरह से। पहले हम देखेंगे परिचय कि आप परिचय में क्या लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद प्रमुख है। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो उसके अध्ययन के लिए हमें यथार्थवाद की भी आवश्यकता होती है और आदर्शवाद की भी आवश्यकता होती है। यह दोनों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यथार्थवाद शक्ति और स्वार्थ पर आधारित होता है, जबकि आदर्शवाद नैतिकता और सहयोग को प्राथमिकता देता है। यानी जो यथार्थवाद है वो शक्ति और स्वार्थ को प्राथमिकता देता है और जो हमारा आदर्शवाद होता है वो नैतिकता पर आधारित होता है, नैतिकता को प्राथमिकता देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले यथार्थवाद कि यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक प्रतिस्पर्धा और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखती है। इसका मुख्य आधार यह है कि राष्ट्रीय अपनी सुरक्षा और शक्ति को प्राथमिकता दे। यानी जो यथार्थवादी लोग हैं उनका मानना है कि जो राज्य है या देश है वो सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, पहले आप इसमें लिख सकते हैं राज्य केंद्र दृष्टिकोण। राज्य का जो केंद्र होता है वो क्या दृष्टिकोण होता है। यथार्थवादियों के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य अभिनेता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शक्तियों की राजनीति। किस तरह से शक्तियों की राजनीति होती है। राज्यों का
प्राथमिक उद्देश्य अपनी शक्तियां बढ़ाना और अपने हितों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय स्वार्थ। यथार्थवादी मानते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि मानता है, यानी अपने हितों को वो सबसे ऊपर मानता है, इनका यही मानना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोई भी सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है, इसलिए राज्य के बीच अराजकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं युद्ध अपरिहार्य। यथार्थवादियों के अनुसार शांति के लिए संघर्ष और हितों का टकराव युद्ध को अपरिहार्य बना देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य प्रतिनिधि कि इसके यथार्थवाद के जो मुख्य प्रतिनिधि है जो इनका समर्थन करते हैं तो कौन कौन है। पहला आप लिखेंगे इसके मुख्य प्रतिनिधि में थ्यूसिडाइडस, निकोलो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स। एंड नेक्स्ट जो हमारे लास्ट है वो है हंस मॉर्गनथाउ। देखिए इनके अलावा और भी हैं, लेकिन अगर आप इनमें से किसी को याद कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आदर्शवाद को। चलिए देख लेते हैं आदर्शवाद क्या होता है। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नैतिकता, सहयोग और शांति के दृष्टिकोण से देखता है। यह विश्वास देता है कि बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नैतिक मूल्यों और संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी देखिए ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नैतिकता होती है, सहयोग होता है, शांति होता है, इसको बढ़ाने का प्रयास करता है। और इसका ये भी मानना है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संस्थान या ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो सभी पर लागू हो सके, जैसे कि हमारा UNO हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं कि आदर्शवाद की क्या मुख्य विशेषताएं। तो पहले आप लिख सकते हैं सहयोग और नैतिकता। आदर्शवादियों का मानना है कि देशों के बीच सहयोग और नैतिकता की शक्ति स्थापित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र और कानूनों की भूमिका पर बल देते हैं। यानी ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन होते हैं, जैसे कि हमारा संयुक्त राष्ट्र हो गया, ऐसे संगठनों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे युद्ध को टाला जा सकता है। आदर्शवादी मानते हैं कि सही नीतियों और संस्थाओं के माध्यम से युद्ध को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत और वैश्विक हितों का तालमेल। आदर्शवादी व्यक्तिगत और वैश्विक हितों की बीच संतुलन बनाने पर जोर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य प्रतिनिधित्व, यानी जो इसके प्रतिनिधित्व हैं, जो इसका समर्थन करते हैं। तो कौन कौन है जो इसका समर्थन करते हैं। तो पहले हमारे वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एंड नेक्स्ट है हमारा इमानुअल कांट। तो ये जो हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे दोनों सिद्धांतों की जो सीमाएं हैं। तो पहले हम देखेंगे यथार्थवाद की सीमाएं कि यथार्थवाद की क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो यथार्थवाद की सीमाओं में पहला आप लिख सकते हैं केवल शक्ति और स्वार्थ पर जोर देने से नैतिकता की अनदेखी होती है इसमें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह मानवीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावनाओं को कम आंकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आदर्शवाद की सीमाएं। क्या आदर्शवाद की क्या सीमाएं होती हैं। तो आदर्शवाद की सीमाओं में आप लिख सकते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कठोर वास्तविकता को नजरअंदाज कर देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते शक्ति और स्वार्थ की राजनीति में आदर्शवाद का पालन कठिन हो जाता है। यानी जहां पर शक्ति और स्वार्थ की राजनीति होती है वहां आदर्शवाद का पालन नहीं हो पाता। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन का निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं यथार्थवाद और आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के दो विपरीत दृष्टिकोण हैं। यथार्थवाद जहां व्यावहारिकता और शक्ति की आवश्यकता पर जोर देते हैं, वहीं आदर्शवाद नैतिकता और सहयोग की संभावनाओं को उजागर करते हैं। आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए दोनों सिद्धांतों का समन्वय आवश्यक है। वैश्विक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए यथार्थवादी व्यवहारिकता और आदर्शवादी नैतिकता का संतुलन आवश्यक हो जाता है। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप अभी कर दीजिए, वरना फिर लास्ट में भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद आदर्शवाद से विशेषकर शक्ति की गतिशीलता और संघर्ष समाधान के आकलन में किस प्रकार भिन्न है। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसमें जो अभी हमने यथार्थवाद और आदर्शवाद देखा, ये विशेषकर शक्ति और गतिशीलता में किस तरह से भिन्न है एक दूसरे से, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद और आदर्शवाद के मध्य भिन्नताएं। तो कौन कौन सी ऐसी भिन्नताएं हैं, तो इसके परिचय में आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवाद और आदर्शवाद
दो प्रमुख सिद्धांत हैं। ये दोनों विचारधाराएं विश्व राजनीति, शक्ति की गतिशीलता और संघर्ष समाधान के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बताने का कार्य करती हैं और दोनों ही विचारधाराएं जो हैं वो राजनीति, शक्ति और गतिशीलता और संघर्ष के दृष्टिकोणों से एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, आई होप आपको परिचय समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे यथार्थवाद का दृष्टिकोण। किस तरह से यथार्थवाद का दृष्टिकोण है, चलिए देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, यथार्थवाद का केंद्र बिंदु सत्ता की राष्ट्रीय हित है, क्योंकि यथार्थवाद में हम जो केंद्र है वो सत्ता और जो राष्ट्रीय हित है उसी को रखा जाता है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि राज्य अपनी अस्तित्व, संप्रभुत्वता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शक्ति और स्वार्थ को प्राथमिकता देता है, क्योंकि यथार्थवादी जो होते हैं वो अपनी शक्ति और जो स्वार्थ है उसी को प्राथमिकता देते हैं। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, पहला आप लिख सकते हैं मानव स्वभाव और शक्ति का महत्व। यथार्थवादी मानते हैं कि मनुष्य और राज्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और शक्ति लुप्त होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राज्य की केंद्रीय भूमिका। यथार्थवाद में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अराजकता का सिद्धांत। यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता है, क्योंकि कोई भी सार्वभौमिक सरकार या संस्थान इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, इसीलिए ये अराजकता को मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्ति संतुलन। संघर्ष को रोकने और शक्ति बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संघर्ष अपरिहार्य है। यथार्थवादियों के अनुसार युद्ध और संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि राज्य के हित एक दूसरे से टकराते हैं। यानी इनका मानना है युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक दूसरे की जो सोच है, थिंकिंग है, वो अलग अलग होती है और वो टकराव करती है, जिसकी वजह से युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। अब हम देखेंगे उदाहरण के आप रूप में लिख सकते हैं शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन की रणनीति यथार्थवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी अगर हम शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ का जो टकराव था, शक्ति का जो टकराव था, वो एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे आदर्शवाद का दृष्टिकोण। आदर्शवाद का लक्ष्य नैतिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और स्थायी वैश्विक व्यवस्था स्थापित करना है। यह सिद्धांत मानवीय समानताओं और न्याय पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे प्रमुख बिंदु कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बिंदु आप लिख सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं सहयोग और नैतिकता। आदर्शवादी मानते हैं कि सहयोग, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से शक्ति और स्थिरता स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत और गैर राज्य कर्तव्यों की भूमिका। आदर्शवादियों में राज्य के साथ साथ व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी इसके अंतर्गत सभी जो संगठन होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी की भूमिका होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं युद्ध की अस्वीकृति। आदर्शवादी युद्ध को मानवता के लिए विनाशकारी मानते हैं और इसे टालने पर जोर देते हैं। यानी इनका मानना है कि जो युद्ध होता है वो मानव के लिए अच्छा नहीं है, वो विनाशकारी है, इसलिए हो सके तो युद्ध को टाल दो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक एकता। आदर्शवादी विचारधाराओं में मानव जाति को एक समान समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी UN के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा और विवाद समाधान पर बल देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो जाती है, जो कि आपने पढ़ा होगा, जो कि अब UNO का पहला पार्ट हम बोल सकते हैं। अब जो लीग ऑफ नेशन की जगह है वो UNO ने ले ली है। आदर्शवाद का ही एक उदाहरण है, क्योंकि ये भी युद्ध को टालने का ही कार्य करता था और विश्व में शांति स्थापित करने का, जिसका उद्देश्य युद्ध को रोकना, जैसे कि अभी मैंने बताया, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था। ठीक है, तो आप इसके उदाहरण में ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यथार्थवाद और आदर्शवाद के मध्य में जो अंतर है। अब हम इन दोनों के जो अंतर हैं उन्हें देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो मुख्य रूप से इन दोनों में जो पहला अंतर है, देखिए ये थोड़े अलग अलग हो गए हैं क्योंकि पिक्चर लेने में
थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर मैं आपको इन्हें अच्छे से बता दूंगी। तो पहले अब हम देखेंगे पहलू के कौन कौन से पहलू होते हैं, फिर आप देखेंगे यथार्थवाद और आदर्शवाद। ठीक है, पहलू के आधार पर कि किसी आधार पर हम इनमें अंतर देख सकते हैं, जैसे कि यथार्थवादी और आदर्शवादी आप देख सकते हैं। तो प्रकृति के आधार पर जो यथार्थवादी होते हैं उनका मानना है कि मानव का जो स्वभाव है वो स्वार्थी होता है, और जो आदर्शवादी हैं इनका मानना है कि मानव का जो स्वभाव है वो नैतिक और सुधार वाला हो सकता है, तो हम उसे स्वार्थी नहीं कह सकते। राज्य की भूमिका के आधार पर देखेंगे तो यथार्थवादियों का कहना है राज्य को केंद्रीय और सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता है, यानी राज्य को इसमें सबसे ऊपर माना जाता है। और जो आदर्शवादी होते हैं वो राज्य के अन्य कर्तव्यों की भी भूमिका को स्वीकार करते हैं कि राज्य के अलावा भी और भी लोग होते हैं जो कर्तव्य निभाते हैं या भूमिका निभाते हैं समाज को सुधारने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शक्ति का महत्व। शक्ति के महत्व के आधार पर देखेंगे तो जो यथार्थवादी हैं उनका मानना है शक्ति और सैन्य क्षमता को प्राथमिकता देते हैं, यानी ये जो है ये शक्ति को बढ़ाने और जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने में प्राथमिकता देते हैं। और जो आदर्शवादी हैं उनका मानना है कि नैतिक मूल्य और कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए। अब हम देखेंगे संघर्ष का दृष्टिकोण। संघर्ष के दृष्टिकोण में जो संघर्ष को अपरिहार्य माना जाता है वो यथार्थवादियों द्वारा माना जाता है कि संघर्ष तो होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। और जो आदर्शवादी हैं उनका मानना है कि संघर्ष से बचने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी हमें संघर्ष से बचना चाहिए। अब हम देखेंगे संकट समाधान। जो यथार्थवादी हैं उनका मानना है कि शक्ति संतुलन और शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, जब भी हम संकट से बच सकते हैं। और जो आदर्शवादी हैं उनका मानना है कि संवाद, सहयोग और संस्थागत प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी अगर कोई भी संकट आ जाए, कोई भी युद्ध वगैरह हो जाए, तो हमें बातचीत करनी चाहिए, सहयोग बनाना चाहिए और संस्थाएं बनानी चाहिए, ना कि हम डायरेक्ट अपनी शक्ति को बढ़ाने लगें जिसकी वजह से और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ जाए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे समकालीन संदर्भ में दोनों की प्रासंगिकता, यानी जो आज का टाइम है, आज के टाइम में इन दोनों की क्या प्रासंगिकता है, तो इसको देख लेते। कालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के तत्व दिखाए गए हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आज के टाइम में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद को हम देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे यथार्थवाद। रूस यूक्रेन संघर्ष और चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा जैसी घटनाएं यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाती, यानी रूस यूक्रेन हो गया और चीन अमेरिका, ये जो प्रतिस्पर्धा है ये सभी यथार्थवाद के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। आदर्शवाद को देख लेते हैं तो पेरिस जलवायु समझौता और सतत विकास लक्ष्य आदर्शवाद सोच के उदाहरण है। तो अगर हम पेरिस जलवायु समझौता देखें या सतत विकास लक्ष्य देखें तो ये सभी आदर्शवाद जो हमारी विचारधारा है उसके उदाहरण देख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो आपको इसका निष्कर्ष इस तरह से लिखना, यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। जहां यथार्थवादी शक्ति और सुरक्षा पर जोर देते हैं, वहीं आदर्शवादी नैतिकता और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। दोनों दृष्टिकोणों का संतुलन उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संघर्ष समाधान के लिए आवश्यक है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यथार्थवाद हो या फिर आदर्शवाद हो। लेकिन अगर हमें अच्छे से यूज करना है, अच्छे से विकास करना है, तो इन दोनों का संतुलन प्रयोग करना आना चाहिए। संतुलन बनाकर हमें इनका उपयोग करना है ताकि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो स्थिति है उसमें सुधार आ सके, क्योंकि यथार्थवाद में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो हमें यूज करनी चाहिए, ऐसे ही आदर्शवाद में भी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए। तो खूबियां लेकर जो कमियां हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे नीतियां हैं और जो हमारी छवि है वो अच्छी हो पाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला था वो था मार्क्सवाद किस प्रकार पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उनके प्रभाव की आलोचना प्रस्तुत करता है, कि किस तरह से जो मार्क्सवाद है वो पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हुए और आलोचना करते हुए हमें दिखाई देता है। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं मार्क्सवादी पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव की गहरी आलोचना प्रस्तुत की गई है या की जा सकती है। ठीक है, यह विचारधारा मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के अध्ययन में वर्ग संघ और पूंजी के प्रभुत्व को केंद्र में रखते हैं। आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मार्क्सवादी और जो हमारी पूंजीवादी संरचना है इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं
मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी एक आर्थिक प्रणाली है जो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच शोषण पर आधारित है। यानी जो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था है वो सिर्फ श्रमिक वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके बीच में जो शोषण होता है उसी पर आधारित होती है हमारी पूंजीवादी व्यवस्था। ये मार्क्सवादियों का मानना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, कारखाने और पूंजी पर मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण होता है, जबकि श्रमिक वर्ग अपने श्रम शक्तियों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। यह प्रणाली आर्थिक असमानता को जन्म देती है, जहां धन का केंद्रीकरण पूंजीपतियों के पास होता है और श्रमिक वर्ग शोषित होता है। यानी इसके अंतर्गत जो पूरी ही संपत्ति होती है, सारी जो चीज़ों का नियंत्रण होता है वो मुट्ठी भर लोगों के साथ होता है, या ये कहें मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। और जो बड़ी संख्या होती है वो होती है श्रमिकों की, जो कि सिर्फ श्रम करते हैं और अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानताएं देखी जा सकती हैं। अब आगे हम देखेंगे, मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवाद केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और विचारधाराएं शामिल है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो सिर्फ हमारे आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो विचारधाराएं होती हैं उसको भी प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। पूंजीवादी संरचना समाज में हावी विचारधाराओं को झूठी चेतना के मध्य से नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी मीडिया और शिक्षा प्रणाली जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है, जो शोषण और असमानताओं को समन्वय और वैध ठहराती है। यानी हम इसे मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो कि शिक्षा प्रणाली में इसे सही ठहराने पर बल देती हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे, मार्क्सवादी ये भी मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अंतर्निहित रूप से अस्थिर है, क्योंकि यह मुनाफे की अधिकतम प्राप्त के लिए लगातार शोषण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। यह अंतः वर्ग संघ को जन्म देती है, जो समाजवादी क्रांति और एक वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर ले जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पूंजीवाद का प्रभाव, कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हम पूंजीवाद का प्रभाव देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ साम्राज्यवाद और वैश्विक पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित है। व्लादिमीर लेनिन ने अपनी कृति इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में बताया कि पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है। यानी इन्होंने बताया कि जो पूंजीवाद है उसका अंतिम चरण जो होगा वो साम्राज्यवाद होगा। पूंजीवादी राष्ट्रीय आर्थिक लाभ के लिए कमजोर और विकासशील देशों को शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधन, श्रम और बाजारों पर कब्जा किया जाता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो कमजोर लोग होते हैं या फिर ये कहें कमजोर विकासशील देश होते हैं उन पर शोषण किया जाता है, और जो बाजार है और जो श्रम है उस पर कब्जा कर लिया जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, मार्क्सवादी आलोचकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी राष्ट्रों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO पूंजीवादी देशों के हितों को आगे बढ़ाने में सहायता देती हैं, और हम इन्हें भी, जो विश्व स्तर की संस्थाएं हैं, उन्हें भी पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो पूंजीवादी देश होते हैं उनके हितों की रक्षा और उनके हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। जैसे कि हमारी विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। ठीक है, यह संस्थाएं विकासशील देशों पर नीतिगत प्रबंधन लगाती हैं, जिसमें उनकी स्वायत्तता सीमित हो जाती है और वह वैश्विक पूंजीवादी ढांचे का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह भी मानते हैं कि युद्ध और संघर्ष पूंजीवाद की आंतरिक गतिशीलता का हिस्सा है। उदाहरण के लिए सैन्य, औद्योगिक परस्पर और युद्ध से संबंधित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी लाभ के लिए अनिवार्य हो जाती है। यानी युद्ध जो होता है वो पूंजीवादियों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि वो दूसरे हिस्से को लूट लेते हैं या फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं, इसीलिए ये उसको अनिवार्य मानते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवाद देश की नीति विकासशील देशों के संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निर्देशित होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, मार्क्सवादी पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की
तीखी आलोचना करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था न केवल आर्थिक असमानता को जन्म देती है बल्कि वैश्विक स्तर पर शोषण और अन्याय को भी बढ़ावा देती है। यानी अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें तो जो मार्क्सवादी हैं वो हमेशा इसका विरोध करते हैं, और जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो आर्थिक असमानताओं को तो जन्म देती ही है और विश्व स्तर पर या ये कहें वैश्विक स्तर पर शोषण और जो अन्याय है उसको भी बढ़ावा देती हुई हमें दिखाई देती है। मार्क्सवादी विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य ऐसी संरचनाओं को समाप्त करना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण हो और सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसीलिए जो मार्क्सवादी हैं वो हमेशा पूंजीवादियों का विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक राज्य की पारंपरिक वेबेरियन अवधारणा के प्रमुख तत्व क्या हैं और वह शासन काल की हमारी समझ को कैसे आकार देती हैं। यानी हमें आधुनिक राज्य की पारंपरिक वेबेरियन अवधारणा के बारे में बताना है कि आखिर वो क्या होती है और ये किस तरह से जो शासन काल है उसको प्रभावित करते हुए या उसको समझने में हमें मदद करती है। चलिए देख लेते हैं आप इसके क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। आप इसके इंट्रो में लिख सकते हैं आधुनिक राज्य की पारंपरिक वेबेरियन अवधारणा के प्रमुख तत्वों और शासनकाल की समझ पर उनका प्रभाव। मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य की एक पारंपरिक अवधारणा प्रस्तुत की जो राज्य की संरचना, अधिकार और कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करती है। वेबेरियन के अनुसार आधुनिक राज्य एक वेब प्रभुत्व पर आधारित संरचना है जो एक विशिष्ट भूभाग पर शासन करती है। यह अवधारणा मुख्य रूप से 3 प्रमुख तत्वों और उनके शासनकाल की समझ पर प्रभाव के इर्द गिर्द केंद्र करती है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे आधुनिक राज्य की वेबेरियन अवधारणा के प्रमुख तत्व कि जो आधुनिक राज्य है उसकी जो वेबेरियन अवधारणा है उसके प्रमुख तत्व क्या हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण। वेब के अनुसार आधुनिक राज्य कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि राज्य की शक्ति और अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। यह नियम सार्वभौमिक होते हैं और समान रूप से सभी पर लागू होते हैं। यानी ये जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और सभी पर लागू भी होते हैं। प्रभाव किस तरह से देख सकते हैं। यह तत्व राज्य को व्यक्तिगत सत्ताधारी के बजाय संस्थागत प्राधिकरण पर केंद्रित करते हैं जिससे आधुनिक शासन अधिक संगठित और पूर्ण अनुमान योग्य हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। आप इसमें लिख सकते हैं कानूनी हितों पर एक अधिकार। कानूनी हितों पर एक अधिकार किस तरह से। वेब के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वह एक विशिष्ट क्षेत्र में वैध हिस्से के उपयोग पर अधिकार करता है। इसका अर्थ है कि राज्य की कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का उपयोग करने की अधिकार करता है और उन्हें किसी संगठन या व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसके प्रभाव में लिख सकते हैं यह राज्य को अराजकता और गैर राज्य ताकतों के हस्तक्षेप से बचाता है और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे संवैधानिक क्षेत्रीय संप्रभुत्वता। वेब का मानना था कि आधुनिक राज्य एक निश्चित भूभाग पर अपनी संप्रभुत्वता का दावा करता है। इसका अर्थ है कि राज्य का अधिकार क्षेत्र उसकी सीमित क्षेत्र में ही लागू होता है और इसके बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से संरक्षित किया जाता है। यानी देखिए जो वेब का कोई भी कानून है वो उसकी सीमित क्षेत्र में लागू होता है और किसी और के हस्तक्षेप से उसे बचाता है। इसका प्रभाव देख लेते हैं। यह तत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की पहचान और उनकी सीमाओं को वैधता प्रदान करता है जिससे शासन अधिक स्पष्ट और सशक्त हो जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये राज्य को उसकी सीमाओं की वैधता प्रदान करता है जिसकी वजह से जो शासन है वो अधिक स्पष्ट और सशक्त भी हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम 4th पॉइंट में लिख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी किस तरह से। वेब के अनुसार आधुनिक राज्य एक संगठित
पदानुक्रम और विशिष्ट ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से काम करते हैं। राज्य के अधिकारियों का चयन उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत संबंधों या पारिवारिक संबंधों के आधार पर। यानी आज के टाइम पे जो हमारी आधुनिक युग है उसमें ब्यूरोक्रेसी देखी जा सकती है, जिसमें किसी भी पद के लिए अगर कोई व्यक्ति का चयन हो रहा है तो उसकी योग्यता के आधार पर होता है, ना कि किसी संबंध या फिर पारिवारिक संबंधों के आधार पर नहीं। अगर वो उस काम के योग्य है, जैसे कि मैं पढ़ाने के योग्य हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर किसी और का चयन किया जाएगा तो वो भी पढ़ाने के योग्य होना चाहिए, तभी उस पोस्ट पर आपको रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रभाव। यह शासन को कौशल, प्रभावी और निष्पक्ष बनाता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं शासनकाल की समझ पर वेबेरियन अवधारणा का प्रभाव किस तरह से हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं शासन की वैधता और स्थिरता। वेब की अवधारणा शासन को वैधता प्रदान करती है, क्योंकि यह प्राधिकरण को कानूनी और तर्कसंगत नियमों पर आधारित बनाती है। यह समझ राज्य की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि नागरिक कानूनी रूप से सामान्यता प्राप्त नियमों और नीतियों का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोकतांत्रिक और औपचारिक शासन। कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण पर जोर देने से लोकतंत्र और औपचारिक शासन की अवधारणा को बल मिलता है। इससे नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट किया जा सकता है और शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कानून और व्यवस्था का नियम। कानूनी हिंसा पर एक अधिकार की अवधारणा शासन को अधिक प्रभावी बनाती है, क्योंकि यह राज्य को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकमात्र वैध ताकत के रूप में स्थापित करता है। यह ताकत अराजकता और गैर राज्य ताकतों को नियंत्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही। ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा प्रशासन को संगठित और कुशल बनाती है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय पेशेवर रूप से लिए जाएं और राज्य की संस्थाओं और उनके कार्य के लिए जवाबदेही ठहराया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुत्वता की सुरक्षा किस तरह से की जाती है। इसमें आप लिख सकते हैं संवैधानिक क्षेत्रीय संप्रभुत्वता की अवधारणा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने का आधार प्रदान करती है। यह राज्य की सीमाओं और आंतरिक शासन के प्रति अन्य राज्यों के सम्मान को सुनिश्चित करती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं मैक्स वेबर की पारंपरिक अवधारणा आधुनिक राज्य की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने का एक सशक्त माध्यम है। इसके प्रमुख तत्व जैसे कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण, कानूनी हिंसा और एकाधिकार और ब्यूरोक्रेसी राज्य को वैधता, स्थिरता और दक्षता प्रदान करती है। यह तत्व शासनकाल की हमारी समझ को गहराई और स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिससे राज्य अधिक संगठित, न्यायपूर्ण और प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। यानी अगर हम राज्य को अधिक संगठित और प्रभावी रूप से कार्य करवाना चाहते हैं तो हमें ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करना होगा। यानी एक अधिकार को और जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, राज्य की वैधता है, स्थिरता है और दक्षता है, इन सभी का प्रयोग करके हम किसी भी राज्य को संगठित और न्यायपूर्ण कार्य करवा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला था वो था राज्य की संप्रभुत्वता और विश्व राजनीति की गतिशीलता को आकार देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या भूमिका निभाते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें राज्य की जो संप्रभुत्वता है और विश्व राजनीति में जो इनकी गतिशीलता है उसको किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन भूमिका निभाते हैं उसमें ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस क्वेश्चन का परिचय। क्या आप इस क्वेश्चन को परिचय में कैसे लिखेंगे, क्योंकि परिचय भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं
राज्य की संप्रभुत्वता और विश्व राजनीति की गतिशीलता का आपसी संबंध जटिल और बहुआयामी है। यानी इन दोनों में जो आपसी संबंध है वो बहुत ज़्यादा जटिल और बहुआयामी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी UN, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ और आसियान इन संबंधों को गहराई से प्रभावित करते हैं। देखिए ये जो सारी ही संगठन है, आपको इनमें से कुछ संगठनों के नाम याद होने चाहिए। चाहो तो आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, चाहे आप फुल फॉर्म याद कर लो, ये मर्जी आपकी है, बट आपको हो सके तो 5 तो याद होने ही चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे संगठन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं, तो आपको मिनिमम 4-5 तो याद होने चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका आंसर जो हो आप उसमें यूज़ कर पाएँ और आंसर जो है वो अट्रैक्टिव लग पाए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे यह संगठन वैश्विक शासन का एक ढांचा प्रदान करते हैं और राज्य की संप्रभुत्वता और विश्व राजनीति के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी देखिए ये सभी संगठन जो हैं ये सभी राज्य की संप्रभुत्वता और जो राज्य की शक्ति है या ये कहें उसका ढांचा है उसको सही सुव्यवस्थित तरीके से निभाने में और उसको सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा परिचय समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वैश्विक शासन का निर्माण। किस तरह से वैश्विक शासन का निर्माण होता है, चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक राजनीति में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। वह एक मंच प्रदान करते हैं जहां सदस्य राज्य विभिन्न मुद्दों जैसे शांति और सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। यानी ये सभी एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठकर शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानवाधिकारों के लिए और जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेती है, जबकि विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार नियमों को नियंत्रित करती है। यानी अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो सुरक्षा को लेकर नियम और कानून बनाती है, और जो हमारी विश्व व्यापार संगठन है वो व्यापार को लेकर नियंत्रण बनाती है और नए नए कानून बनाती है जो कि पूरे ही विश्व को लागू करने होते हैं, जिसकी वजह से शांति, आर्थिक विकास और मानवाधिकार इन सभी को देखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रभाव कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मापदंड विकसित होते हैं जो राज्य की नीतियों और आचरण को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा राज्य की संप्रभुत्वता का सीमांकन किस तरह से होता है। राष्ट्रीय संगठनों की गतिशीलता अक्सर राज्य की संप्रभुत्वता को चुनौती देती है। यह संगठन सदस्य राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य करती है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून होते हैं उनको लागू करने के लिए या फिर ये कहें उनका पालन करने के लिए भी ये संगठन एक देश को बाधित करते हैं कि हाँ आपको ये लागू करना ही होगा अपने ऊपर, क्योंकि ये सब लागू कर रहे हैं, तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं WTO। अब आपको बतानी है इसकी फुल फॉर्म, ओके, कि WTO क्या होता है। सदस्य देशों को अपने व्यापार नियमों को संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका प्रभाव में आप लिख सकते हैं यह राज्य की स्वतंत्रता, नीति निर्माण क्षमता को सीमित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यह वैश्विक स्थिरता और समन्वय को भी बढ़ावा देते हैं। ओके, चलिए फिर आगे चलेंगे। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं वैश्विक मुद्दों का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य उन समस्याओं का समाधान करना है जो किसी एक राज्य की क्षमता से परे हों, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और शरणार्थी संकट। यानी ऐसे संकटों का निवारण करना जो सिर्फ एक के बस की नहीं है, सबको मिलकर ही उनका सामना करना होगा। जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया और महामारी हो गई, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था। किसी एक देश ने ही लड़ाई नहीं करी थी कोविड-19 के खिलाफ, बल्कि सभी देशों ने एक साथ मिलकर कोविड-19 को हराने के लिए वैक्सीन बनाई थी। तो महामारी के खिलाफ हो गया, आतंकवाद के खिलाफ हो गया, और जो शरणार्थी होते हैं उनके खिलाफ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए सभी को एकजुट होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य नीतियों और टीकाकरण कार्यक्रमों में समन्वय किया। यानी आप उदाहरण के लिए कोविड-19 की महामारी लिख सकते हैं जिसमें सभी
जिसमें जो WHO है उसने सभी के लिए टीकाकरण जो प्रक्रिया है उसको चलाया था। अब देखेंगे इसका प्रभाव, यह वैश्विक राजनीति की गतिशीलता को आकार देती है और राज्य को सहायक करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा शांति और सुरक्षा को बढ़ावा किस तरह से, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र राज्यों के बीच संघर्षों को सुलझाने और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के शक्ति अभियानों ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता लाने का प्रयास किया है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका प्रभाव के इसका प्रभाव क्या होता है। यह राज्य की संप्रभुता में हस्तक्षेप की सीमा तय करती है, लेकिन इसमें मानवता और स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों के संदर्भ में वैध माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे संगठन है वो आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। IMF यानी विश्व बैंक और WTO जैसे संगठन आर्थिक सहयोग, व्यापारिक नियमों का निर्माण और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं IMF वित्तीय संकटों से जूझ रहे देशों को ऋण प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ कई शर्तें जोड़ता है। ठीक है, आगे आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। प्रभाव में आप लिख सकते हैं इससे राज्य की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव पड़ता है, जो कई बार राज्य की स्वायत्तता को सीमित कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा मानव अधिकारों और वैश्विक मापदंडों का प्रचार। किस तरह से मानव अधिकारों और वैश्विक मापदंडों का प्रचार होता है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मानव अधिकारों की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको निभाने में, उनको सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण राज्य को अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार करने पड़ता है। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को दिखाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सभी संगठन किसी भी देश पे पर्टिकुलर पे दबाव डालते हैं कि आपको अपने मानव अधिकारों का जो ये रिकॉर्ड है इसको सुधारना होगा, जिसकी वजह से उन्हें सुधारना पड़ता है, क्योंकि मानव अधिकारों का भी रिकॉर्ड तैयार होता है हर देश का। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रभाव। प्रभाव में आप लिख सकते हैं यह राज्य की संप्रभुता के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है और वैश्विक राजनीति में मानवता के अधिकार की अवधारणा को मजबूत करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच टकराव के किस तरह से राज्य की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच टकराव आ जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें पहला आप लिख सकते हैं संप्रभुता बनाम हस्तक्षेप। किस तरह से संप्रभुता बनाम हस्तक्षेप होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लागू की जाने वाली नीतियां कभी कभी राज्य की स्वतंत्रता को सीमित कर देती हैं। यह सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप किस हद तक वैध है, यानी ये जो हस्तक्षेप होता है ये किस हद तक वैध है। ये एक सीमा आ जाती है या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन होते हैं उनके लिए सीमा खड़ी कर देती है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा लीबिया और सीरिया में हस्तक्षेप ने संप्रभुता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बीच बहस को जन्म दे दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक संप्रभुता का ह्रास। किस तरह से आर्थिक संप्रभुता का ह्रास होता है। IMF और WTO जैसे संगठन अक्सर आर्थिक सुधार की शर्तें रखते हैं, जो कई बार विकासशील देशों की आर्थिक स्वायत्तता को सीमित कर देते हैं। यानी जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्वायत्तता होती है वो सीमित हो जाती है। तो क्या ये सही है या नहीं, ये भी मुद्दा उठ जाता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं SAP के तहत विकासशील देशों को कड़े आर्थिक सुधार अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वैश्विक राजनीति की गतिशीलता को आकार देना कि किस तरह से वैश्विक राजनीति की गतिशीलता को आकार देते हैं ये संगठन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं बहुपक्षवाद का उदय। किस तरह से होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुपक्षीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जो वैश्विक राजनीति को अधिक संतुलित बनाता है। यानी ये बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक
स्तर पर बहुपक्षीयवाद को लाते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता में कई देशों ने मिलकर काम किया। जैसे कि हमारा जलवायु परिवर्तन हो गया जो कि पेरिस समझौते के अंतर्गत हुआ था, जिसपे एक देश ने नहीं बल्कि बहुत सारे देशों ने मिलकर कार्य किया था, जो कि बहुपक्षीयवाद को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे नए वैश्विक खिलाड़ी कि किस तरह से नए वैश्विक खिलाड़ी हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गैर सरकारी संगठन यानी जो होते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां को भी वैश्विक राजनीति में भूमिका निभाने का अवसर दिया है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गैर सरकारी जो संगठन होते हैं जैसे कि एनजीओ हो गए, उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने का अवसर मिल जाता है इनके तहत। ठीक है, ताकि वो लोग भी अगर हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं और आगे विकास की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। किस तरह से नए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होता है, चलिए देख लेते हैं। पारंपरिक सैन्य और राजनीतिक मुद्दे के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और साइबर सुरक्षा जैसे नए मुद्दों को भी वैश्विक राजनीति के केंद्र में लाते हैं। क्योंकि देखिए पहले जो सिर्फ वैश्विक राजनीति थी वो हमारी सैन्य हो गई, राजनीतिक मुद्दे हो गए और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, जलवायु परिवर्तन हो गए, सिर्फ ये थी। लेकिन अब साइबर सुरक्षा जैसी भी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुद्दों में आ जाते हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी देश के लिए। साइबर सुरक्षा का अर्थ ये होता है जब हम ऑनलाइन किसी पर वार करें, ठीक है, तो वो साइबर क्राइम या फिर साइबर सुरक्षा से रिलेटेड होता है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्य की संप्रभुत्वता और वैश्विक राजनीति की गतिशीलता को गहराई से प्रभावित करते हैं। वह सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देते हुए वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। हालांकि इन संगठनों की गतिशीलता कभी कभी राज्य की संप्रभुत्वता को सीमित कर देती है। जैसे कि अभी हमने देखा ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ये राज्य की जो संप्रभुत्वता होती है उसको सीमित भी कर देती है, जिससे पारंपरिक संप्रभुत्वता की धारणा में बदलाव आता है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक राजनीति को अधिक जटिल, परस्पर निर्भर और सहयोगात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव अधिकारों को परिभाषित कीजिए और बताइए कि उन्हें समाज के भीतर व्यक्ति और समूह के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको मानव अधिकारों के बारे में बताना है, उनको परिभाषित करना है और ये समाज के अंदर या समाज के भीतर व्यक्तियों और समूह के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है इनकी, तो हमें इसी के ऊपर चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं इसके परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। इसके परिचय या इंट्रो में आप लिख सकते हैं मानव अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। यानी मानव अधिकार जो होते हैं वो एक ऐसे अधिकार होते हैं जो सभी लोगों को सिर्फ मानव होने के नाते ही उन्हें प्राप्त होते हैं। उन्हें कोई स्पेशल डिग्री या फिर स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मानव हैं तो वो उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति से परे होते हैं। यह अधिकार व्यक्तियों और समूहों को गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अद्वितीय माने जाते हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है। यानी अगर हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं तो 1948 में इनको अपना लिया गया था कि मानव अधिकार भी होते हैं, जो कि मानवों को सिर्फ मानव होने के आधार पर ही वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें ना तो कोई धर्म, जाति, लिंग, भाषा या राष्ट्रीयता ऐसी कोई भी स्थिति नहीं देखी जाती, वो सभी को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानव अधिकारों की परिभाषा। ये मानव अधिकारों को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा है मानव अधिकारों को। क्योंकि देखिए मानव अधिकार जो होते हैं वो कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आपने परिभाषित कर दिया, मैंने परिभाषित कर दिया, नहीं। उन इसके लिए सभी की परिभाषा अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिभाषा दी है, मानव अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता के आधार पर प्राप्त होते हैं। यह अधिकार सामान्य और अपराज्य है। ठीक है, और देखिए ये जो पूरी
डेफिनेशन है या ये कहें परिभाषा है, आपको एज इट इज़ याद करनी होगी क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे VR अम्बेडकर द्वारा कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकारों वह अधिकार हैं जो मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अनिवार्य रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये VR अम्बेडकर द्वारा कहा गया है मानव अधिकारों के लिए। ठीक है, या ये कहें मानव अधिकारों की इन्होंने ये परिभाषा दी है। अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं कि इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं सार्वभौमिकता, यह सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अविभाज्यता, अधिकारों को विभाजित या अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अलग नहीं हो सकते या इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कानूनी सुरक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढांचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्निहित गरिमा, यह अधिकार मानव गरिमा को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव अधिकारों की प्रमुख प्रकार कि जो मानव अधिकार हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो इनके प्रकारों में पहला आप लिख सकते हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार, यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं जीवन का अधिकार, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, किस तरह से अधिकार व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक कल्याण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक अधिकार। सामूहिक अधिकार किस तरह से, यह अधिकार विशेष रूप से समुदायों और समूह के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं स्वदेशी लोगों के अधिकार, विकास का अधिकार। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे समाज में व्यक्तियों और समूहों के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता, कि समाज और समूहों के लिए मानव अधिकारों की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है ये। तो पहला आप लिखेंगे मानव गरिमा की रक्षा, किस तरह से मानव गरिमा की ये रक्षा करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं मानव अधिकार व्यक्तियों को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। यह अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना ना करना पड़े, सभी को समान चीजें उपलब्ध हो पाए। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं समानता का अधिकार जातिगत भेदभाव को रोकता है, जो कि समाज में समानता लाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। ये अधिकार किस तरह से, मानव अधिकार समाज में स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। यह अधिकार सभी व्यक्तियों अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने और स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वंचित और कमजोर वर्ग का संरक्षण, किस तरह से मानव अधिकार समाज के कमजोर वर्ग जैसे महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। यह अधिकार उन्हें समान अवसर और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं महिला अधिकार, बाल श्रम का निषेध, किस तरह से देखिए जो महिला अधिकार होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं और जो बाल श्रम होता है उसको कम करते हैं, क्योंकि बच्चों से काम करवाना निषेध है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शांति और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना, किस तरह से देते हैं, मानव अधिकार समाज में न्याय और समानता के आधार पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप 5th पॉइंट में लिख सकते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन, किस तरह से मानव अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच प्रदान करके समाज के समग्र विकास में योगदान देते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार बच्चों को सशक्त बनाता है और उन्हें समाज में योगदान देने योग्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा दमन और अन्याय के खिलाफ सुरक्षा, किस तरह से करते हैं, मानव अधिकार अन्याय, उत्पीड़न और मानव अधिकार हनन के खिलाफ व्यक्तियों और समूहों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं यातना और गुलामी का निषेध करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं वैश्विक नागरिकों का निर्माण, वैश्विक नागरिकता का निर्माण, किस तरह से ये वैश्विक नागरिकता का निर्माण करते हैं, चलिए देख लेते हैं। मानव अधिकार व्यक्तियों और समूहों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक
प्रयास यानी जलवायु परिवर्तन जो होता है उससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, सभी के साथ प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानव अधिकारों का महत्व, कि जो मानव अधिकार होते हैं इनका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो पहला आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और स्वतंत्रता का अनुभव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक स्तर पर समानता और न्याय पर आधारित समाज के निर्णयों में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यह सहायता करते हैं। अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष इसका। मानव अधिकार एक न्यायपूर्ण समाज और शांतिपूर्ण समाज की नींव हैं। ये न केवल व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अधिकारों का समान और संरक्षण एक प्रगतिशील और समानता मूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार मानव अधिकारों की मूल्य धारणाएं क्या हैं। यानी प्रमुख उदारवादी जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उनके अनुसार मानव अधिकारों की मूल्य धारणाएं क्या हैं, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। प्रमुख उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार मानव अधिकारों की मूल्य धारणा को देखते हैं। इसका परिचय आप लिख सकते हैं, उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी परिप्रेक्ष्य मानव अधिकारों को वैश्विक राजनीति का एक केंद्रीय तत्व मानते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना न केवल राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का भी कर्तव्य है। इस परिप्रेक्ष्य की मूल्य आधार निम्नलिखित है। यानी देखिए, ये जो संगठन है या ये जो धारणा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे दृष्टिकोण हम देख सकते हैं, और ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुरक्षा है, समीक्षा है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। अब इसके कुछ मूल्य दे रखे हैं। चलिए इसके कुछ मूल्य जो हैं उनको देख लेते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सार्वभौमिकता। किस तरह से उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी मानते हैं कि मानव अधिकार सभी मनुष्य के लिए समान और सार्वभौमिक हैं। यह अधिकार किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या संस्कृति से परे होते हैं। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र का सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को समन्वय रखता है, जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा। किस तरह से उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्तियों को समाज की मूल्य इकाई मानते हैं और इनकी स्वतंत्रता तथा गरिमा को प्राथमिकता देते हैं। यह विचार सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने पर जोर देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं की भूमिका। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संस्थाएं होती हैं उनकी भूमिका होती है। यह परिप्रेक्ष्य मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC और क्षेत्रीय मानवाधिकार संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, उदारवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानव अधिकारों की परस्पर संबंध। ये जो मानव अधिकार होते हैं उन पे जो परस्पर संबंध होते हैं, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, उदारवादी विचारधारा मानते हैं कि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी भी अधिकार की उपेक्षा समाज की समग्र प्रगति में बाधा डाल सकती है। अगर इनमें से यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक कोई भी पहलू क्यों ना हो, अगर उसके साथ उपेक्षा की जाए तो वो समाज में बाधा डाल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक और मानवीय दायित्व। किस तरह से उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद मानव अधिकारों को नैतिक और मानवीय दायित्व के रूप में देखते हैं। यह मानते हैं कि मानवता के प्रति सम्मान और सभी राज्यों और व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। यानी मानवता के लिए सभी राज्यों और सभी लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी हो। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं राइट टू प्रोटेक्ट यानी RTP सिद्धांत, जो
अत्याचार और नरसंहार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं लोकतंत्र और मानव अधिकारों का संबंध, कि किस तरह से लोकतंत्र और मानव अधिकारों का संबंध होता है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार लोकतंत्र और मानव अधिकार एक दूसरे से पूरक हैं। यह मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्षम है। यानी देखिए, अगर हम लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों की बात करें तो ये एक दूसरे से पूरक हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लिख सकते हैं उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण मानव अधिकारों को सार्वभौमिक, अद्वितीय और परस्पर निर्भर मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह दृष्टिकोण मानव अधिकारों की रक्षा को वैश्विक न्याय, शांति और विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखेंगे, जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट है ये है कोविड-19 महामारी ने विश्व जलवायु प्रशासन को कैसे प्रभावित किया और इस अनुभव से क्या सबक सीखा जा सकता है। यानी कोविड-19 की जो महामारी आई थी उसने विश्व जलवायु परिषद या प्रशासन जो था उसको क्या किस तरह से प्रभावित किया था, और इन सभी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सिखा कर गई हमें कोविड-19 की महामारी। क्योंकि देखिए, कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, वो अगर बड़ा इफ़ेक्ट डाल रही है तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें सिखाती भी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा सिखाती है। तो अब कोविड-19 की जो महामारी थी उसने हमें क्या सिखाया, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसके इंट्रो में आप लिख सकते हैं कोविड-19 महामारी और वैश्विक जलवायु प्रशासन प्रभाव और सबक। कोविड-19 महामारी ने न केवल मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक जलवायु प्रशासन को भी गहराई से प्रभावित किया। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की जो महामारी आई थी उसने सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, और इसके साथ साथ जो हमारी जलवायु प्रशासन था उसको भी प्रभावित किया। किस तरह से? महामारी ने जलवायु परिवर्तनों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमजोरियों और ताकतों को उजागर किया और इस दिशा में कई संभावनाओं और सबक का मार्ग प्रस्तुत किया। किस तरह से मार्ग प्रस्तुत किया, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कोविड-19 महामारी का वैश्विक जलवायु प्रशासन पर प्रभाव। किस तरह से प्रभाव पड़ा, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं कार्बनिक उत्सर्जन में अस्थायी कमी। किस तरह से कार्बनिक उत्सर्जन में अस्थायी कमी आई थी? लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण 2020 में वैश्विक कार्बनिक उत्सर्जन में लगभग 7% की गिरावट आई। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन लग गया था जिसकी वजह से लोग जो थे वो अपने घरों में फंस गए थे, आवाजाही जो होती है वो कम हो गई थी, ना के बराबर ही थी। और जो परिवहन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रैफिक वगैरह, ये सभी चीज़ें जो थी वो रुक सी गई थी, जिसकी वजह से 7% जो उत्सर्जन होता है कार्बन का उसमें गिरावट आई थी। ठीक है, सिखा गया सबक। क्या सबक सिखाया गया था, चलिए देखते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि संरचनात्मक बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। यानी अगर हम सकारात्मक बदलाव करना चाहते हैं तो नीतिगत जो हस्तक्षेप हैं उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे हरित ऊर्जा की ओर बदलाव का अवसर। किस तरह से? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं महामारी के दौरान कई देशों ने हरित रिकवरी की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इससे क्या सीख मिली। यह समझ में आया कि आर्थिक पुनर्निर्माण और पर्यावरणीय संरक्षण को एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में रुकावट। किस तरह से रुकावट आई? महामारी के कारण COP26 जैसे प्रमुख जलवायु वार्ताओं को स्थगित करना पड़ा, जिससे वायु एजेंडे में देरी हुई। ठीक है, यानी हम देरी की चीज़ें भी देख सकते हैं क्योंकि कोविड-19 के समय सारी चीज़ें रुक गई थी। इससे क्या सीख मिली? डिजिटल और लचीले तरीकों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं को बाधित होने से बचाया जा सकता है। यानी अगर हम डिजिटल रूप में आ जाएं तो हम एक ही टाइम पे सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, चाहे जाएं या ना जाएं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो डिजिटल रूप में पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, आप मेरे पास पढ़ने तो नहीं आ रहे, बट ऐसा नहीं है कि आपकी स्टडी रुक रही हो, तो हम डिजिटल रूप में जाकर अपनी स्टडी को कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे वाला हमारा पॉइंट है
वैश्विक एकजुटता की कमी, किस तरह से वैश्विक एकजुटता की कमी को हम देख सकते हैं। महामारी ने ये दिखाया कि वैश्विक संकट का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपर्याप्त था, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक साथ नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। इससे हमें क्या सीख मिली? जलवायु परिवर्तन जैसे दीर्घकालीन संकटों से निपटने के लिए अधिक संगठित और सामान्यतावादी दृष्टिकोण की आवश्यक है। यानी अगर हम जलवायु परिवर्तन जैसे दीर्घकालीन संकटों से निपटना चाहते हैं, उसके लिए हमें सामान्यतावादी दृष्टिकोणों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, प्रकृति के महत्व को पुनः खोजा गया, यानी जो हमारी प्रकृति है उसका जो महत्व है उसको दोबारा खोजा गया है। लोग प्रकृति की ओर दोबारा मुड़ने लगे थे। किस तरह से, चलिए देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान वायु और जल गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिससे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन में सारी जो कार्बनिक चीज़ें थी या ये कहें आवाजाही थी वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वायु की और जल की जो गुणवत्ता होती है वो साफ हो जाती है। इससे हमें क्या सीख मिली? पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना न केवल जलवायु प्रशासन बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सभी को रक्षा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ जलवायु या फिर ऐसे विभागों को नहीं, सबकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुभव से सीखा गया सबक, यानी जो हमारे अनुभव थे लॉकडाउन को लेकर, कोविड-19 को लेकर, तो उससे हमें क्या सबक मिलता है। तो पहला आप लिखेंगे संकट प्रबंधन और दीर्घकालीन रणनीति। किस तरह से महामारी ने दिखाया कि वैश्विक संकटों का सामना करने के लिए त्वरित और समन्वित प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। इसी प्रकार जलवायु संकट के लिए दीर्घकालीन रणनीतियों की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हरित रिकवरी की दिशा। किस तरह से महामारी से उभरने की प्रक्रिया ने यह सिखाया कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को साथ लेकर चलना संभव है। यानी देखिए, महामारी के दौरान हमें पता चला कि जो हमारी प्रकृति है और आर्थिक विकास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन दोनों का साथ होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी का महत्व। किस तरह से प्रौद्योगिकी का महत्व है, चलिए देखते हैं। डिजिटल तकनीकों और आभासी मंचों ने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु वार्ताओं को बिना बाधित किए ये जारी रखा जा सकता है। जैसे कि डिजिटल रूप में कर दिया जाए, ऑनलाइन लिया जाए, तो उन्हें वो बाधित किए बिना लिया जा सकता है। ठीक है, आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोविड-19 हम बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल हो गए हैं। इससे पहले भी जो कोविड-19 था उससे पहले इतना बीए के बारे में या इतने कोई भी टीचर्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, पर हमें कोविड-19 ने ये सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति हो, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, जैसे जिसमें कि एक एजुकेशन भी है। आप एजुकेशन को अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, इतनी सारी जगह देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, जहाँ आप परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कोविड-19 ने ही सिखाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक एकजुटता और समानता। किस तरह से महामारी ने अमीर और गरीब देशों के बीच संसाधनों के असमान वितरण को उजागर किया, कि किस तरह से जो संसाधन है उनके जो असमान वितरण हो रहा है महामारी की वजह से ये सामने आया। यह सीख जलवायु वित्तीय और तकनीकी सहयोग में अधिक समानता की आवश्यकता पर जोर देती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोणों का संतुलन। किस तरह से हम स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोणों का संतुलन देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण और वैश्विक स्तर पर नीति समन्वय दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या क्या सीख मिली है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक संकट को समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संरचनात्मक बदलाव और दीर्घकालीन दृष्टिकोणों के बिना संभव नहीं है। जलवायु प्रशासन को महामारी से प्रेरणा लेते हुए अधिक समावेशी, लचीला और हरित भविष्य की दिशा में कार्य करना चाहिए। यह अनुभव जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अवसर भी है और एक चेतावनी भी है, क्योंकि देखिए अभी हमने जो भी परिवर्तन देखे, जिस तरह से हम उसमें देख सकते हैं कि लचीलापन होना चाहिए, पहले लचीलापन नहीं था, हरित भविष्य होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी हमने वो चीज़ फेस करी जैसे कि कोविड-19, आगे ऐसी कुछ और नहीं आ सकता, कुछ और भी आ सकता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
स्वच्छ प्रशासन के विकास और टिकाऊ प्रणालियों की परिवर्तन में इसके महत्व की व्याख्या की। यानी आपको इस क्वेश्चन में स्वच्छ प्रशासन के विकास और टिकाऊ प्रणाली के जो परिवर्तन होते हैं उनके महत्व के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रो, यानी इसका जो परिचय है, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, स्वच्छ प्रशासन। पहले हम देखेंगे स्वच्छ प्रशासन आखिर है क्या। विकास और टिकाऊ प्रणाली में इसका महत्व। स्वच्छ प्रशासन का तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और दक्षता पर आधारित हो। यानी स्वच्छ प्रशासन का अर्थ ही ये है, या ये कहें इसका तात्पर्य ये है जिस प्रशासन में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, निष्पक्षता हो और दक्षता हो, वही हमारा स्वच्छ प्रशासन होगा। यह एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देता है जो न केवल समाज के सभी वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि दीर्घकालीन रूप से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो स्वच्छ प्रशासन जो होता है वो दीर्घकालीन रूप से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे स्वच्छ प्रशासन के प्रमुख तत्व, यानी जो हमारे स्वच्छ प्रशासन होता है इसके प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं पारदर्शिता। शासन की नीतियों और निर्णय सभी के लिए स्पष्ट और सुलभ होने चाहिए, यानी सभी उनको समझ सकें। इसका महत्व है यह विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट होती है हमारी जवाबदेही। प्रशासन तंत्र को अपने कार्य और निर्णय के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। इसका क्या महत्व है, ये भ्रष्टाचार को रोकता है और नागरिकों को अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भागीदारी। किस तरह से भागीदारी होती है, चलिए देख लेते हैं। भागीदारी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं शासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होना चाहिए। यानी जो शासन होता है उसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। महत्व देखेंगे, यह शासन को आर्थिक, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नियम। आर्थिक प्रशासन, किस तरह से कानून का शासन और निष्पक्षता पालन होनी चाहिए। इसका क्या महत्व है, यह सामाजिक न्याय और स्थिरता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षमता। किस तरह से क्षमता, संसाधनों का कुशल उपयोग और प्रभावी सेवा वितरण आवश्यक है। इसका महत्व है यह टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब संसाधनों का जो वितरण है वो सही होता है तो क्षमता भी अच्छी हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकास में स्वच्छ प्रशासन का महत्व। यानी अगर हमारे देश को विकास करना है तो उसमें स्वच्छ प्रशासन का क्या महत्व होता है। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा। किस तरह से, पारदर्शी और जवाबदेही शासन निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण तैयार करते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से संसाधनों का सही उपयोग होता है। यानी देखिए अगर पारदर्शिता है तो आर्थिक विकास बढ़ जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समानताएं। स्वच्छ प्रशासन सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करते हैं। यह समाज में कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक स्थिरता, निष्पक्षता और भागीदारी पर आर्थिक शासन प्रणाली राजनीतिक स्थिरता और असंतोष को कम कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसी चीजें रुक जाती हैं क्योंकि पारदर्शिता होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टिकाऊ प्रणाली के निर्माण में स्वच्छ प्रशासन का योगदान, कि किस तरह से टिकाऊ प्रणाली बनाता है एक स्वच्छ प्रशासन। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं पर्यावरणीय संरक्षण। देखिए जिस तरह से मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज चीज़ें बनाई हैं, आपको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। पैराग्राफ कोई नहीं लिख कर आएगा, क्योंकि पैराग्राफ लिखने से मार्क्स जो होते हैं वो काट लिए जाते हैं, तो आपको पॉइंट में ही लिखना है। ठीक है, तो पहला है हमारा पर्यावरणीय संरक्षण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्वच्छ प्रशासन संसाधनों के दीर्घकालीन टिकाऊ उद्योगों को सुनिश्चित करता है। पर्यावरणीय नियंत्रणों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज और अर्थव्यवस्था का संतुलन। किस तरह से यह सुनिश्चित करता है कि विकास की नीतियां केवल आर्थिक प्रगति का केंद्र न होकर सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकता को भी ध्यान दे। यानी जो हमारी विकास की नीतियां होती हैं वो केवल आर्थिक प्रणाली को ही केंद्र ना रखकर सामाजिक और पर्यावरणीय जो आवश्यकता है उसको भी ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर पीढ़ी समानता। किस तरह से संसाधनों का कुशल और न्यायपूर्ण उपयोग भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी जो हमारे चीज़ें हैं उनका जो उपयोग है वो हमें भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल है, ऐसा नहीं है हम उसका अंधाधुंध यूज़ कर लें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे वो चीज़ मिले ही ना, तो हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल गवर्नेंस, किस तरह से वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और गरीबी का समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समन्वय के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, स्वच्छ प्रशासन न केवल विकास को गति प्रदान करता है बल्कि टिकाऊ प्रणाली के निर्माण के लिए एक आधार भी तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शासन की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी, जवाबदेही और समावेशी हों। टिकाऊ विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ प्रशासन एक अनिवार्य शर्त है। यानी अगर हमें टिकाऊ प्रशासन चाहिए तो स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी हम टिकाऊ व्यवस्था या टिकाऊ प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनुपस्थिति में योगदान देने वाले मुख्य कारक क्या है। यानी गैर पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनकी अनुपस्थिति में जो योगदान देने वाले प्रमुख कारण हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनुपस्थिति में मुख्य कारक हैं। कौन कौन से मुख्य कारक हैं इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR का अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के दृष्टिकोणों और उनके ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित है, क्योंकि मोस्टली हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों के ही ऐतिहासिक अनुभवों को देखते हैं। गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों की अनुपस्थिति के कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। यह कारण पश्चिमी वर्चस्व और गैर पश्चिमी समाज को संस्थागत और बौद्धिक कमजोरियों से जोड़ती है। अब किस तरह से ये जोड़ती है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम लिखेंगे, औपनिवेशिक इतिहास और पश्चिमी प्रभुत्व। किस तरह से, इसमें पहला आप लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन 20वीं सदी के आरंभ से यूरोप और अमेरिका में उभरा। इस विषय में अधिकांश सिद्धांत पश्चिमी देशों की औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीतियों को प्रतिबंधित करते हैं। औपनिवेशवाद ने गैर पश्चिमी समाजों के ज्ञान उत्पादन और शैक्षिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया, क्योंकि देखिए 20वीं सदी से ही हमारा उपनिवेशवाद शुरू हुआ और जो कि हमारे पश्चिमी से हुआ था, यानी पश्चिम की जो नीतियां थी या ये कहें पश्चिम से हुआ था, अमेरिका यूरोप हो गए, लेकिन जो गैर पश्चिमी थी वो सिर्फ इन्हें फॉलो करते थे। इसका भी ये एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, पश्चिमी देशों ने अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करते हुए गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों को हाशिए पर रखा, क्योंकि ये पश्चिमी जो देश थे वो सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण, अपनी ही जो संस्कृति थी उसको बढ़ाने का कार्य करते थे, दूसरियों को सिर्फ हाशिए पर रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पश्चिमी केंद्र स्वरूप। किस तरह से पश्चिमी केंद्र स्वरूप रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों की चुनौतियों जैसे शीत युद्ध, यूरोपीय इतिहास और अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व पर केंद्रित है। यथार्थवाद और उदारवाद जैसे सिद्धांत मुख्य रूप से पश्चिमी राजनीतिक अनुभवों से प्रेरित हैं, क्योंकि यथार्थवाद हो गया, उदारवाद हो गया, ये सभी पश्चिमी राजनीति पर आधारित हैं। गैर पश्चिमी समाज में इतिहास, सांस्कृतिक मूल्य और राजनीतिक संरचनाओं को महत्व नहीं दिया गया है। यानी जो गैर पश्चिमी राज्य थे उनके इतिहास को, उनकी सांस्कृतिक मूल्य को, उनकी राजनीति को, इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, इसीलिए भी इनका महत्व कम देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, वैश्विक शासन संरचना में असमानता। किस तरह से पश्चिमी देशों ने लंबे समय तक आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा, जिससे उनका ज्ञान उत्पादन पर नियंत्रण रहा। यानी देखिए जो पश्चिमी देश थे इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया, जिसकी वजह से इनके आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, वैश्विक संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पश्चिम मूल्यों और नीतियों को प्राथमिकता देती हैं। यानी जो हमारे विश्व स्तर के संगठन है वो भी पश्चिम की जो मूल्य हैं या नीतियां हैं उनको प्राथमिकता देती हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, विश्व बैंक हो गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, जिसकी वजह से भी जो गैर पश्चिमी देश हैं वो पीछे हैं। गैर पश्चिमी देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और नीतियों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति या संसाधन नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षणिक और संस्थागत सीमाएं। कौन कौन सी शैक्षणिक और संस्थागत सीमाएं हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, गैर पश्चिमी देशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मजबूत शैक्षणिक संस्थाएं और संसाधनों की कमी रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, पश्चिमी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अग्रणीय रहे हैं और उनके दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर हावी रहे हैं। ठीक है,
गैर पश्चिमी समाजों में परंपरागत ज्ञान और दृष्टिकोणों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं किया गया। यानी जो गैर पश्चिमी देश हैं या जो पश्चिम के देश नहीं हैं, वहाँ की जो परंपरागत ज्ञान है या फिर जो परंपराएं हैं उनको आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नहीं लिया गया, बल्कि यहाँ के जो परंपराएं हैं उनको लिया गया। ये भी एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताएं। किस तरह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताएं हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं गैर पश्चिमी देशों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधताओं ने एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में कठिनाई पैदा की है। यानी एक समग्र जो दृष्टिकोण होता है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट आप इसमें लिखें, जबकि पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राष्ट्रीय राज्य प्रणालियों पर आधारित था, गैर पश्चिमी समाज में राजनीतिक इकाइयां और परंपराएं अक्सर अलग थीं। ठीक है, यह असमानताएं गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य धारा के सिद्धांत में एकीकृत करने में बाधा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं औपनिवेशिक मानसिकता और आत्मनिर्भरता की कमी। किस तरह से आत्मनिर्भरता की और औपनिवेशिक मानसिकता की कमी थी। औपनिवेशिकवाद के प्रभाव ने गैर पश्चिमी समाज में आत्मनिर्भरता बौद्धिक परंपराओं के विकास को बाधित किया था। ठीक है, पश्चिमी सिद्धांतों और नीतियों को ही सही मानने की प्रवृत्ति ने गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों की संभावनाओं को सीमित कर दिया। यानी देखिए, पश्चिमी जो दृष्टिकोण है सिर्फ उन्हें ही सही माना जाता था, जिसकी वजह से जो गैर पश्चिमी दृष्टिकोण थे उनकी जो संभावनाएं थी उनको सीमित कर दिया गया। इसी वजह से जो गैर पश्चिमी देश हैं वो पीछे रह गए। गैर पश्चिमी देशों के विकास ने अक्सर पश्चिमी ढांचे में ही शोध किया, जिससे उनके विचारों की स्वतंत्रता बाधित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव। किस तरह से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पश्चिमी मूल्यों और सिद्धांतों का प्रभाव हुआ। गैर पश्चिमी देशों में भी पश्चिमी शिक्षा और विचारधाराओं का अनुसरण किया गया, जिससे उनके अपने दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाए। यानी जो पश्चिमी देश थे उनमें तो पश्चिमी शिक्षा दी जाती थी और जो गैर पश्चिमी देश थे उनमें भी पश्चिमी शिक्षा दी जाती थी, जिसकी वजह से उनके जो अपने दृष्टिकोण थे, अपने जो विकास था वो रुक गया। ठीक है, अब हम देखेंगे गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास। यानी जो गैर पश्चिमी दृष्टिकोण है उन्हें पुनर्जीवित यानी दोबारा से उन्हें अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस आधार पर या किस तरह से, तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं वैकल्पिक दृष्टिकोणों का विकास। किस तरह से भारत, चीन और अफ्रीका देशों में अब स्थानीय और ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर नए सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं। यानी भारत हो गया, चीन हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों में जो ऐतिहासिक अनुभव हैं इनके आधार पर सिद्धांतिक विकास किया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं भारत में वासुदेव कुटुंबकम की धारणा और चीन में हार्मोनियस वर्ड्स नीति ला रही है। यानी देखिए, जो हमारी वासुदेव कुटुंबकम की नीति है उसको हम अपना रहे हैं। इसका मतलब है पूरा ही जो भारत है या ये कहें पूरा जो विश्व है वो एक कुटुंब है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इस नीति को दोबारा लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षणिक आत्मनिर्भरता। किस तरह से गैर पश्चिमी देशों में अब स्वदेशी शैक्षणिक संस्थाओं और शोध परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं समानता आधारित वैश्विक संरचना। किस तरह से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाई जा सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गैर पश्चिमी देश हैं उनकी भी भूमिका बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनुपस्थिति ऐतिहासिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। हालांकि वैश्वीकरण और बढ़ते बहुध्रुवीय विश्व ने गैर पश्चिमी दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इन देशों को अपने ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक परंपराओं और राजनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना योगदान देना चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक समावेशी और विविध हो सकेंगे। यानी अगर हम इन सभी का योगदान देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से कार्य हो सकता है, अगर गैर पश्चिमी भी जो देश हैं वो अपना योगदान दे पाएँ और सही तरीके से अपनी भूमिका निभाएं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के प्रतिमानों को आकार देने में ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं और यथार्थवाद के प्रभाव को
कैसे अपनाया, यानी देखिए जो हमारा भारत है उसमें स्वतंत्रता के बाद में जो हमारी विदेश नीतियां बनी थी उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश अकादमिक परंपराएं हैं और जो यथार्थवाद की प्रभाव है उसको किस तरह से अपनाया गया हमारी विदेश नीतियों को बनाने के लिए। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विद्वानों और विदेश नीतियों पर ब्रिटिश परंपराओं और यथार्थवाद का प्रभाव, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को आकार देने में प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR विद्वानों और नेताओं ने ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं और यथार्थवादी दृष्टिकोणों को अपनाया, यानी हमने विदेश नीतियों में जो ब्रिटिश अकादमिक परंपराएं थी और जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था उसको अपनाया। हालांकि भारतीय नीतियों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों की झलक भी थी, लेकिन ब्रिटिश शैक्षिक परंपराओं ने विदेश नीतियों की सोच और ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला, यानी विदेश नीति जो थी उसमें जो ब्रिटिश शैक्षिक परंपराएं थी उसमें बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं अपनी विदेश नीतियों में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं का प्रभाव। जो ब्रिटिश अकादमिक परंपराएं थी उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा प्रणाली का प्रभाव। किस तरह से स्वतंत्रता से पहले भारतीय नेताओं और विद्वानों की शिक्षा मुख्यतः ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में हुई थी। वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थाओं में प्रशिक्षित हुए, जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण यूरोपीय राजनीतिक साम्राज्यवाद और यथार्थवाद पर आधारित, यानी स्वतंत्रता से पहले ऐसे बहुत सारे नेता थे जो कि हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें यूरोपीय राजनीति, साम्राज्यवाद और यथार्थवाद के आधार पर बताया गया था, यथार्थवाद को समझाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण। किस तरह से ब्रिटिश परंपराओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्थागत ढांचे और कूटनीति पर केंद्रित रखा गया। भारतीय विदेश नीति में इन तत्वों का समावेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्थागत ढांचे और कूटनीतिक, इन सभी को बहुत अच्छे से रखा गया है, इनका स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं औपनिवेशिक अनुभव। औपनिवेशिक अनुभव किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत ने शक्ति और कूटनीति के यथार्थवादी पहलू को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन अनुभवों ने भारतीय नीति निर्माताओं को शक्ति संतुलन और भू राजनीति की यथार्थवादी परिपाटियों को समझने में सक्षम बनाया, यानी देखिए जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था या ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी कूटनीति या ये कहें बहुत सारी जो राजनीति है उसको समझने और भू राजनीति और किस तरह से संतुलन बनाया जा सकता है ये हमने सीखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यथार्थवाद का प्रभाव। किस तरह से यथार्थवाद का प्रभाव था, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय हित का प्राथमिकता। किस तरह से भारतीय विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की धारणा यथार्थवाद से प्रेरित थी, क्योंकि हम राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं जो कि यथार्थवाद में होता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ संबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतियां संतुलन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ हमारे शुरू से ही संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से इनकी जो नीतियां हैं या ये कहें संतुलन बनाने की आवश्यकता रहती है हमेशा हमें चीन के साथ में और पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता आंदोलन। गुटनिरपेक्षता आंदोलन जिसे नाम भी कहा जाता है यह यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण का मिश्रण है, यानी अगर हम गुटनिरपेक्षता की बात करें तो ये यथार्थवादी और जो आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है उन दोनों का मिश्रण इसमें देख सकते हैं। नेहरू ने वैश्विक शक्ति संघर्ष में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो भारत में भू राजनीतिक हितों को संतुलित करने का एक यथार्थवादी प्रयास था, यानी नेहरू जी ने विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन को करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जो कि यथार्थवादी प्रयासों का एक तरह से संतुलन था, या ये कहें पूरे विश्व में संतुलन बनाने के लिए गुटनिरपेक्षता आवश्यक था। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक आत्मनिर्भरता। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी ताकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे नेहरू और भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव, यानी नेहरू जी का किस तरह से भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा, इसको देखेंगे। नेहरू ने ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं का उपयोग करते हुए भारत की विदेश नीतियों में बहुपक्षीय, शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व और विकासशील देशों के नेतृत्व की भूमिका को शामिल किया।
यानी नेहरू जी ने अपनी समझ से और अपने बहुत सारे अच्छे डिसीजन के साथ उन्होंने बहुपक्षीयवाद, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विकासशील देशों के जो भूमिका है उसको निभाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या शामिल की थी। ठीक, यद्यपि उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन उनकी नीतियों में शक्ति संतुलन और यथार्थवादी दृष्टिकोणों का गहरा प्रभाव था। यानी जो नेहरू जी थे उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन उनके दृष्टिकोण अपनाने के बाद भी उनकी नीतियों में जो शांति संतुलन है और जो यथार्थवाद है उसको देखा जा सकता था, क्योंकि उन दोनों का गहरा प्रभाव हम नेहरू जी पर देख सकते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों का समावेशन, यानी किस तरह से हम ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों का समावेशन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं जैसे पंचशील और वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों को ब्रिटिश यथार्थवादी दृष्टिकोणों के साथ समाहित किया जा सकता है। यानी अगर हम भारत और ब्रिटेन की बात करें तो भारत में पंचशील और वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो मूल्य धाराएं हैं या ये कहें जो दृष्टिकोण हैं उनको हम ब्रिटिश यथार्थवादी के साथ में समाहित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संस्थाओं में भारत की सक्रिय भूमिका ब्रिटिश प्रशासनिक प्रशिक्षण का परिणाम है। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को बढ़ाने में ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं और यथार्थवादी दृष्टिकोणों को अपनाया। हालांकि उन्होंने इसे भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संतुलित किया। यह दृष्टिकोण भारत को एक मजबूत स्वतंत्रता और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्धांत है। यानी देखिए, अगर हम किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका विकास चाहते हैं तो ये सारे मूल्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, अगर अदरवाइज आप बाद में भूल जाते हो तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों पर विचार करते हुए युद्ध के अंतर्निहित कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों पर विचार करते हुए हमें युद्ध के अंतर्निहित जो कारक होते हैं उनके ऊपर चर्चा करनी है। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, युद्ध के अंतर्निहित कारक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक। युद्ध एक जटिल सामाजिक राजनीतिक घटना है। यानी अगर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं युद्ध की बात में, तो युद्ध जो है वो एक सामाजिक राजनीतिक जटिल घटना है जिसमें हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी तरीके के पहलुओं को देख सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संदर्भों में समझा जा सकता है। इतिहास में विभिन्न युद्धों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि तीन कारक अक्सर परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यानी देखिए, युद्ध होने के एक होकर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, तो मेनली हम तीन कारणों को सबसे प्रेफरेंस देते हैं या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो पहला होता है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत भी पहला आता है हमारे संसाधनों पर नियंत्रण। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल और जल स्रोतों पर अधिकारों के लिए देशों के बीच संघर्ष हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं खाड़ी युद्ध, जो कि 1990 से 1991 में हुआ था, तेल के भंडार पर नियंत्रण से प्रेरित होकर। यानी तेल के भंडार पर ये लोग नियंत्रण करना चाहते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताओं के कारण भी युद्ध होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, एक देश के भीतर या देश के बीच आर्थिक असमानताएं संघर्ष और असंतोष को बढ़ा देती हैं। गरीब और अमीर देशों के बीच संसाधनों और अवसरों की असमानताएं कई बार युद्ध के कारण बन जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा व्यापार और बाजारों पर प्रभुत्व। किस तरह से व्यापार और बाजारों पर प्रभुत्व युद्ध की ओर संकेत करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नियंत्रण व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए सैन्य संघर्ष हो सकते हैं। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों की बात हो रही है या व्यापार मार्गों की बात हो रही है तो सैन्य जो संघर्ष है वो बढ़ सकता है, जो आगे चल के युद्ध का रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक युद्ध में बाजार और कच्चे माल पर नियंत्रण का प्रयास, क्योंकि औपनिवेशिक काल में जो कच्चा माल होता था उसी पर नियंत्रण करा जाता था। नेक्स्ट कारक होता है हमारा राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण के अंतर्गत आ सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं सत्ता और वर्चस्व की हानि। किस तरह से राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन की कोशिश युद्ध का कारण बन सकती है।
उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि हमने प्रथम और विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा ही है और वहां हम शक्तियों के बीच में जो शक्ति संतुलन होती है या शक्ति होती है उसके लिए वर्चस्व देख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता और शासकीय विफलता। किस तरह से कमजोर शासन या आंतरिक अस्थिरता बाहरी हस्तक्षेप और गृह युद्ध को जन्म देती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सीरिया का गृह युद्ध जो कि 2011 में हुआ था, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा आदर्शवादी और विचारधाराओं का टकराव, यानी आदर्शवादी और जो विचारधाराएं होती हैं उनका टकराव किस तरह से होता है। लोकतंत्र और अधिनायकवाद, पूंजीवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराओं के टकराव ने भी युद्ध को जन्म दिया, यानी हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र होता है और अधिनायकवाद होता है वो पूंजीवाद समाजवाद ऐसी विचारधाराओं के बीच टकराव पैदा करता है जो कि युद्ध की भी एक स्थिति बना देता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप शीत युद्ध का लिख सकते हैं जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं का ही युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण कौन कौन से होते हैं, विभिन्न धर्मों और संस्कृति के बीच मतभेद संघर्ष और युद्ध को जन्म दे देता है, यानी अगर विभिन्न संस्कृति और विभिन्न जो धर्म है उनके बीच में मतभेद है तो युद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद में धार्मिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जातीय और नस्लीय तनाव। किस तरह से जातीय या नस्लीय समूहों के बीच तनाव और शोषण गृह युद्ध और नरसंहार का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं रवांडा में हुतू और तुतसी के बीच 1994 का नरसंहार, ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीयवाद और कट्टरपंथ। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीयता और कट्टरपंथी विचारधाराएं संघर्ष और आक्रामक नीतियों को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि जब इंसान कट्टरपंथी पे उतर आता है तो वो मानवता जो होती है मानवता को भूल जाता है, जिसकी वजह से युद्ध जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी का विस्तारवादी रवैया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हमने नाजी को देखा था जो कि विस्तारवादी नीति को अपनाता है और सिर्फ अपने आप को देखता है और किसी को देखता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। क्या आप इसके क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, युद्ध के कारण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव में निहित होता है। इन कारकों का संयोजन राष्ट्रीय और समूहों के बीच टकराव को बढ़ावा देता है। आर्थिक समय में युद्ध को रोकने के लिए इन अंतर्निहित कारकों को समझना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कूटनीति और न्याय संगत विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शांति मिशन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के मूल्यांकन कीजिए, यानी जो शांति मिशन है उसके लिए विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहले देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं शांति मिशन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन। शांति मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को रोकने, उनका समाधान करने और स्थानीय शक्ति संतुलन करने के लिए जाने वाले प्रयासों का एक व्यापक तंत्र है। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाता है। यानी जो शांति मिशन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है या ये कहें जो संघर्ष है उसको रोकने का कार्य करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक, शांति मिशन के अंतर्गत शांति स्थापना, शांति प्रदर्शन और शांति निर्माण और शांति स्थिरीकरण जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन दृष्टिकोणों का मूल्यांकन निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं अब इन जो मिशन है इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें को रखा गया है। तो पहला हम लिख सकते हैं शांति स्थापना। किस तरह से परिभाषा देखेंगे, शांति स्थापना का उद्देश्य संघर्षों के बाद के क्षेत्रों में हिंसा को रोकना और स्थिरता बनाए रखना है, जिसमें आमतौर पर तटस्थ सैन्य बलों और पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाता है ताकि जो शांति है उसको बनाया जा सके। ठीक है, इसकी जो विशेषता है चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं संघर्षरत पक्षों के बीच एक निष्पक्ष स्थिति बनाए रखना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संघर्ष के क्षेत्रों में युद्ध विराम सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मानवीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दलों की तैनाती जैसे कांगो दक्षिण सूडान में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब हम देखेंगे मूल्यांकन के इनका मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। सकारात्मक पहलू, यह तत्काल हिंसा को रोकने और शांति प्रक्रियाओं को मजबूत करने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मानव अधिकारों की रक्षा और मानवीय सहायता पहुंचाने में योगदान देते हैं। अब देखेंगे इसकी सीमाओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शांति स्थापना केवल तभी प्रभावी होती है जब सभी पक्ष इसे स्वीकार करें। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष स्वीकार नहीं करता तो हमला होने की कंडीशन बनी रहती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्याप्त संसाधन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसकी सफलता को प्रभावित करती है। यानी पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाते और इच्छा शक्ति नहीं हो पाती, राजनीतिक इच्छा शक्ति के शांति बने जिसकी वजह से ये एक चुनौती बन जाती है। अब हम देखेंगे शांति प्रदर्शन किस तरह से यहाँ शांति प्रदर्शन होता है, चलिए देख लेते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं शांति प्रदर्शन का उद्देश्य जबरन हस्तक्षेप करके हिंसा और संघर्ष को समाप्त करना है। यह आमतौर पर उन स्थितियों को उपयोग किया जाता है जब कोई पक्ष शांति स्थापित करने के लिए तैयार न हो। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जबरदस्ती से किसी पक्ष की या किसी देश में घुसा जाता है शांति को बनाने के लिए, और ये तब होता है जब दोनों पक्षों में से कोई भी एक राजी ना हो, तो वहाँ जबरदस्ती शांति बनाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में आप इसमें लिख सकते हैं इसमें सैन्य बल का उपयोग शामिल हो सकता है और इसमें सैन्य जो बल होता है उसका प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे हिंसा को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से संचालित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं खाड़ी युद्ध जो कि 1990 से 1991 में हुआ था के दौरान संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप हुआ था जो कि शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके सकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में आप लिख सकते हैं हिंसक संघर्षों को तेजी से समाप्त करने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संघर्षों के क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने में सहायक होता है। अब हम देखेंगे इसकी सीमाओं में आप पहला लिख सकते हैं इसे हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है जिसमें स्थानीय विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नागरिकों पर स्वाभाविक नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं जैसे कि जान मान की हानि हो जाती है इसके अंतर्गत। अब हम देखेंगे शांति निर्माण का किस तरह से की जाती है शांति निर्माण। पहले देखेंगे परिभाषा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं शांति निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य संघर्ष के मूल्य कारणों को दूर करना और एक स्थायी शांति व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं होती हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सूचना को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों को मजबूत करना, सुशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाना। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। रवांडा में गृह युद्ध के बाद शांति निर्माण का प्रयास। यानी रवांडा जो देश है, रवांडा एक देश है, रवांडा में जो गृह युद्ध था उसके बाद में शांति बनाई गई थी, वो इसी का प्रयास था। अब हम देखेंगे मूल्यांकन में पहले हम देखेंगे सकारात्मक पहलू। इसके सकारात्मक पहलू में आप लिख सकते हैं यह दीर्घकालीन स्थिरता और विकास सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शांति स्थापना और प्रवर्तन के बाद के चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं। आप इसकी सीमाओं में पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसे पूरा करने में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी जहां संघर्ष होता है वहां पर इन्हें राजनीतिक और सामाजिक जो बाधाएं होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे शांति स्थिरीकरण कि किस तरह से शांति स्थिरीकरण होता है इसके अंतर्गत। चलिए देखेंगे पहले इसकी परिभाषा। शांति स्थिरीकरण का उद्देश्य पहले से स्थापित शांति को बनाए रखना और किसी भी नए संघर्ष को रोकना है। यानी इसके अंतर्गत जो पहले से शांति बनी हुई है उसी को बनाए रखना और जो नई संघर्ष है या नई ऐसी सिचुएशन है उसको रोकना होता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का स्तर रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सुरक्षा और न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दीर्घकालीन शांति के लिए समुदायों में भरोसा बहाल करना। यानी अगर लंबे टाइम तक हमें शांति बनाए रखनी है तो समुदायों में जो भरोसा है वो बनाए रखना ताकि समुदाय एक दूसरे से युद्ध ना करें या एक दूसरे से टकराव ना करें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास। ठीक है, अब इसके मूल्यांकन करेंगे। यानी अब हम देखेंगे इसके सकारात्मक पहलू में आप पहला लिख सकते हैं दीर्घकालीन स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थानीय नेतृत्व और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है,
देखिए जिस तरह से मैंने आपको ये पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बताई हैं, आपको भी इसी तरीके से पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। पैराग्राफ मत लिखना, क्योंकि पैराग्राफ से कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो पैराग्राफ वाली गलती मत करना। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं। जैसे मैंने आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग बताया है, वैसे ही आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इसकी सीमाओं में पहला आप लिख सकते हैं, ये प्रक्रिया धीमी और जटिल हो सकती है, यानी ये जो प्रक्रिया है ये धीमी और बहुत ज़्यादा जटिल हो सकती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, बाहरी समर्थन के बिना स्थिरता को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, यानी हमें इसमें बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका समग्र मूल्यांकन। की समग्र मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, सफलता शांति मिशन ने दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा को रोकने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, यह मानवाधिकारों की रक्षा और मानवीय संकटों को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, चुनौतियां पर्याप्त संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अनुपस्थिति हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, स्थानीय परिस्थितियों और सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी की जा सकती है इसमें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, मिशन में शामिल देशों के अलग अलग हित हो सकते हैं, यानी मिशन में जो भी देश शामिल है उन सभी के अलग अलग हित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं, शांति मिशन में शांति स्थापना, प्रवर्तन, निर्माण और स्थलीकरण के विभिन्न दृष्टिकोण परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी विशेषताएं और चुनौती हैं, यानी अगर हम इनकी बात करें तो सभी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां हैं। इन मिशनों की सफलता और प्रभावशालीता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर निर्भर होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्थानों की उपलब्धता और स्थानीय नेतृत्व के साथ तालमेल स्थापित शक्तियों की दिशा में महत्वपूर्ण है, यानी अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें तालमेल स्थापित करना है और शांति बनानी है, तो हमें शांति मिशन की आवश्यकता है, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बना सकें। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी एंड फॉर मोर सब्जेक्ट आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसके बाद में आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरी ही बुक के नोट्स दे दूंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप मेरी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।